विशेष तौर पर इंडियन सोसाइटी के ऊपर या हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी थी हम लोगों की उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहा। तो इसको हम लोग देखेंगे इसमें, इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, जब अंग्रेज इंडिया में आए विशेष तौर पर, तो वो एक व्यापारी के रूप में थे, मर्चेंट्स थे, और व्यापार करने के लिए ही भारत में आए। और व्यापार से ज्यादा लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट करना उनका ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चाइना की थी, और दूसरे नंबर पर इंडियन इकोनॉमी आती थी, भारतीय अर्थव्यवस्था आती थी। इसलिए, और भारत समृद्ध भी था, तो सभी चाहते थे भारत से के साथ व्यापार करना, भारत से सामानों को इंपोर्ट करना, और बाद में उन्हें फिर आगे एक्सपोर्ट कर देना, अच्छी कीमतों पर बेचना दुनिया भर के बाजारों में, और उससे लाभ कमाना, यही चल रहा था। इसीलिए इंडिया से वेरियस ट्रेड रूट्स भी डेवलप हो गए थे, हम लोगों ने ये भी देखा। तो जब अंग्रेज आए विशेष तौर पर, तब तक सी रूट भी डेवलप हो चुके थे। हम लोगों ने देखा कि वास्को डिगामा आए, पोर्चुगीज आए, उन्होंने सी रूट्स डेवलप कर लिए हमारे यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो सी रूट्स भी इस समय तक फुल्ली डेवलप्ड थे। देखो, चूंकि अंग्रेजों का ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, अब ये कैसे हो सकता था? तो पहला तो ये हो कि अगर भारतीय व्यापार के ऊपर, इंडियन ट्रेड के ऊपर अंग्रेजों की ही मोनोपोली हो जाए, तो फिर वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि फिर भारतीय सामान केवल अंग्रेज व्यापारी खरीदेंगे, और फिर मन माफिक वो दामों पर विदेशों में बेच सकते थे, क्योंकि भारतीय सामान की खूब मांग थी, और वो केवल एक ही लोगों के पास मिलेगा, एक ही तरीके के लोगों के पास मिलेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव यही था शुरुआत में, जब वो ट्रेड भी कर रहे थे, कि मोनोपोली उनकी होनी चाहिए ट्रेड के ऊपर। अब ये मोनोपोली को एस्टैब्लिश करना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से ही भारत में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी। पोर्चुगीज थे, उनसे पहले आ गए थे, और डच थे, उनसे पहले आ गए थे, और दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट पावर्स थी। बाद में फ्रेंच भी आ गए अंग्रेजों के बाद। तो कई और सारी कंपनीज भी थी। अब अगर मोनोपोली लेके आनी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इनको बाहर करना पड़ेगा भारतीय व्यापार से, इन लोगों को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो? इसके लिए सेना चाहिए। सेना मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अब ना तो उस समय तक, शुरुआती अपने समय में, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोपराइटर्स थे, वो इतना पैसा खर्च करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए शुरुआत में अंग्रेजों की ये योजना तो पहले से ही थी कि मोनोपोली बने भारत में, लेकिन शुरुआत में इसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक तो ये उद्देश्य था अंग्रेजों का भारत आने का, कि ट्रेड पर मोनोपोली एस्टैब्लिश की जाए। अब उसका पहला चरण क्या है, पहली फेज क्या है, कि बाकी के लोगों को, बाकी के जो ट्रेडिंग पार्ट थे, करने वाले लोग थे भारत से, उनको बाहर कर दिया जाए। दैट्स इट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था, देखो, जब अंग्रेज भारत से सामान खरीदते थे तो खूब सोना चांदी लेके आते थे, भारी मात्रा में भारत में सोना चांदी आता था। इसको लेके अंग्रेज, इंग्लैंड में कई कानून भी बने, ब्रिटेन में, कि इंग्लैंड से सोना नहीं जाएगा, आप जहां से भी बाहर से लाके खरीदिए, इस तरीके के कानून बने, प्रतिबंध भी लगा दिया गया भारतीय सामानों के ऊपर। लेकिन फिर भी उसका इंपोर्ट बंद नहीं हुआ। तो अंग्रेजों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे भारतीय सामान को खरीदने के लिए हमें इंग्लैंड से पैसा ना लाना पड़े, यहीं से कहीं से उसका काम हो जाए।
तो फिर इसके लिए एक तरीका था कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया जाए और राज्यों के ऊपर कब्जा करके वहां से जो रिवेन्यू हमें जनरेट हो, उस रिवेन्यू से हम लोग सामान खरीदें, भारतीय सामान को ही, और फिर विदेशों में उसे या ब्रिटेन में उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाए। इसलिए ये दो चीजें बड़ी क्लियर थी शुरुआत से ही जब अंग्रेज भारत में आए। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी भारत को जीतने की, वो तो केवल व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये केवल कॉलोनियलिस्ट व्यू के जो हिस्टोरियंस हैं वही लिखते हैं, ये झूठ बात है। सच ये है कि वो इस उद्देश्य से बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव से आए थे। पहला क्लियर ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना और इसके लिए मोनोपोली एस्टैब्लिश करना ट्रेड में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव फिर सेकंड लेवल पर जब मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, तो उसी प्रॉफिट से एक सेना तैयार करना और पॉलिटिकल इंटरवेंशन करके राज्यों में वहां से रेवेन्यू जो जनरेट होता है उससे फिर भारतीय व्यापार को, भारत से सामान खरीदना और विदेशों में बेचना। ये बड़ा शुरुआत से ही था। तो अंग्रेज जब हम लोग देखें कि 1600 में आए और 1650 तक आते आते वो एस्टैब्लिश हो गए, तो 1650 से लेके और 1757 तक, यानी प्लासी के बैटल तक, इन 100 सालों में अंग्रेजों ने पहला काम किया। और वो पहला काम क्या था? मोनोपोली स्टैब्लिश की ट्रेड के ऊपर। और आप देखोगे इतिहास को, मैंने आपको ये करा दिया है, 1757 तक आते आते उन्होंने सभी को हरा दिया जो विदेशी पावर्स भारत में ट्रेड कर रही थी। जैसे 1750 तक आते आते 1748-49, बल्कि शायद थर्ड 52 में हुई थी, थर्ड कार्नेटिक वॉर, नहीं, थर्ड हुई है 57 के बाद, 58 में हुई है शायद। तब तक आते आते उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया, कार्नेटिक वॉर्स में फ्रांसीसी बाहर हो गए। 1756 में, 1756 में उन्होंने, एक साल पहले, नहीं 1758 में, तो 1759 1756 में, में ही हुआ था थर्ड नहीं नहीं, थर्ड हाँ कर्नाटक युद्ध। हाँ 1756 में थर्ड कार्नेटिक वॉर, और 1759 में बेदेरा का युद्ध जो डचों के साथ हुआ, इसमें डचों को बाहर कर दिया। और फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी सॉरी पोर्चुगीज पोर्चुगीज पहले ही बाहर हो चुके थे, पोर्चुगीज को डचों ने बाहर कर दिया था। इस तरीके से तीनों जो शक्तियां थी वो भारत के व्यापार से बाहर हो गई 1757 तक। और अब केवल अंग्रेजों को ही राइट मिल गया व्यापार का। हमने ये देखा भी कि कैसे 1717 में, 1717 में फर्रुखशियर जो थे उन्होंने गोल्डन फरमान जारी कर दिए थे। हम लोगों ने ये सब देखा है पहले। मैं आपको जिस रिकॉल करा रहा हूं, इसको फिट बिठा रहा हूं यहां पर, जो बात मैंने अभी आपको समझाई। इस तरीके से हम देखते हैं 1650 से लेके जब कलकत्ता की स्थापना कर ली उन्होंने, हालांकि 1690 में हुई है, 1650 तक आते आते बॉम्बे मद्रास सॉरी बन गया था। तो 1650 से लेके और 1757 तक अंग्रेजों ने ट्रेड पर मोनोपोली स्टैब्लिश की। पहला लक्ष्य पूरा। दूसरा लक्ष्य, अब बंगाल में जब वो आ गए तो बंगाल के उनसे उन्हें खूब रिवेन्यू मिला, यहां से उन्होंने एक मजबूत सेना स्टैब्लिश कर ली। और फिर आगे के राज्यों में उन्होंने आगे के राज्यों को जीता और यहीं के रेवेन्यू से सामान खरीदा और सामान खरीद कर इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। इसलिए 1757 से लेके और 1813 तक, 1813 तक, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। 1813 तक पूरी तरीके से जो कॉमर्शियलिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं, हाँ कॉमर्शियलिज्म ही क्या कहते हैं, या वाणिज्यवाद इसको हम लोग कहते हैं। ये वाणिज्यवाद का या कॉमर्शियलिज्म का युग था भारत में, अंग्रेजों ने जो शुरू किया। वाणिज्यवाद होता क्या है? वाणिज्यवाद का मतलब है व्यापार से अधिकतम लाभ कमाना, कम से कम इंपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना। तो इंग्लैंड इस पीरियड में कम से कम इंपोर्ट कर रहा था
और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। मतलब भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही थे सामान इंग्लैंड के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा था अंग्रेजों को यहां से। ये कॉमर्शलाइजेशन का पीरियड था 1757 से लेकर 1813 तक। देखो जो ब्रिटिश इकोनॉमी को अगर हम लोग ब्रिटिश पीरियड को देखें, पूरे के पूरे ब्रिटिश पीरियड को, तो जनरली हम लोग उसके इकोनॉमिक इफेक्ट को समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट है जो 1757 से शुरू होता है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि 1757 में प्लासी हो गया और उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया बंगाल पे। यहीं के रेवेन्यू से व्यापार करना शुरू किया। दैट इज द पीरियड ऑफ कमर्शलाइजेशन फ्रॉम 1757 टू 1813 तक। इसमें उन्होंने खूब लाभ कमाया, क्योंकि अब भारत को कुछ देना नहीं पड़ रहा था अंग्रेजों को। अब सोना चांदी नहीं लेके आ रहे थे वो, यहीं से रेवेन्यू से वो सामान खरीद के और इंग्लैंड में भेज रहे थे। यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाती है इंडिया में। धन का बहिर्गमन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, भारत से बाहर सोना जाना शुरू हो गया, सोना चांदी बुलियन। दूसरा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो समय है, वैसे तो वो 18वीं शताब्दी का शुरुआत ही, 19वीं शताब्दी का शुरुआत ही माना जाता है, 1802-3 के आसपास। लेकिन 1810 तक आते आते वहां उत्पादन ठीक ठाक होने लगा, मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा। अब 1813 से लेके और 1860 तक, जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, या कह सकते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है 1857 के बाद, ये वाला जो पीरियड है ये कहलाता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का पीरियड, या औद्योगिक पूंजीवाद का समय। औद्योगिक पूंजीवाद इसमें क्या था? देखो, इस समय व्यापार की दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। पहले क्या हो रहा था, 1757 से लेकर 1813 तक भारत से सामान इंग्लैंड को भेजा जा रहा था लगातार। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, भारत के पैसे ने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो भारत से धन इंग्लैंड गया, उसने वहां पर कैपिटलिज्म को या पूंजीवाद को एस्टैब्लिश करने में बड़ी भूमिका निभाई। उद्योगपतियों, देखो कोई आविष्कार हो गया, मान लीजिए मैंने कोई मशीन बनाई, वो मशीन कोई उत्पाद बनाती है, लेकिन अगर मेरे पास धन नहीं होगा तो मैं ज्यादा मशीनें नहीं बना पाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। मेरा जो डिस्कवरी है वो किसी काम की नहीं है अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो, पूंजी नहीं है तो, क्योंकि वो डिस्कवरी किसी तरीके का उत्पादन नहीं कर सकती है पूंजी के अभाव में। तो फिर क्या किया जाए? इसलिए भारतीय पूंजी अंग्रेजों को कहां से मिली? तो भारत से मिली, क्योंकि यहीं से पैसा जा रहा था। इसलिए इंग्लैंड का कैपिटलिज्म, ये कहते हैं ब्रिटेन का, भारत की देन है। 1813 में बड़े लेवल पर उत्पादन शुरू हो गया वहां उद्योगों में, और अब एक बाजार की जरूरत थी उस सामान को खपाने के लिए। तो अब इंग्लैंड का जो उत्पादित सामान था, प्रोडक्शन जो थी मशीनों के द्वारा हुई, अब वो भारत आने लगी। अब ट्रेड का रुख बदल गया। जहां पहले भारत से इंग्लैंड को सामान जा रहा था, अब इंग्लैंड से सस्ता सामान भारत आने लगा, क्योंकि मशीनों से बना हुआ सामान सस्ता था, टिकाऊ होता था। भारत को अब एक बाजार के रूप में उपयोग किया गया। इसीलिए इसे औद्योगिक पूंजीवाद का युग कहते हैं, द इरा ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिज्म। कब से शुरू होती है? 1813 से लेकर और 1860 तक रहती है। ये कहते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 में शुरू हुआ, वो इसी की देन भी था, क्योंकि भारतीय लोगों में एक असंतोष बढ़ गया था बहुत ज्यादा इस पीरियड में। क्यों? क्योंकि पहले ही भारत से धन शुरू हो गया था इंग्लैंड जाना, लंबे समय तक जाता रहा। ऊपर से जब
मशीनों के द्वारा बना हुआ माल इंडिया आने लगा तो भारत के जो कारीगर है वो बेकार हो गए। अब उनके सामानों की पूछताछ खत्म हो गई। अंग्रेज जहां पर शासन में थे, अब तो पूरे भारत में ही थे, वो कारीगरों को कम दाम पर सामान बेचने के लिए मजबूर करते थे। अब उन्होंने ये शुरुआती पीरियड में, इस पीरियड में उन्होंने क्या किया, कारीगरों के सामान पर या भारतीय सामान पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से भारतीय सामान महंगा हो गया। अब भारत में ही लोग भारतीय सामान को नहीं खरीद पा रहे थे, अंग्रेजी सामान इससे सस्ता था, तो भारतीय लोग अंग्रेजी सामान अब खरीदने लगे, जो कि सस्ता भी था, टिकाऊ भी था। इससे भारत एक बड़े बाजार के रूप में कन्वर्ट हो गया अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजी उद्योगों के लिए भारत एक रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने वाला भी देश बना। हम लोग क्या करते थे, देखो, इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, महिलाएं भी काम करने लगी। अब खाना कौन बनाए, या खाद्य संकट की स्थिति बन गई, क्योंकि इंग्लैंड में खेती करनी लोगों ने छोड़ दी, मशी उसमें काम करने लगे उद्योगों में, क्योंकि वहां ज्यादा आय थी। इसलिए फूड स्टफ्स और फूड आर्टिकल्स अब इंडिया से जाने लगे, और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी भारत से जाने लगा। इसलिए भारत अब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया, जो कि पहले एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन था जब अंग्रेज आए थे, उससे पहले भारत, या अंग्रेजों के दौरान भी जब शुरुआत का समय था। क्योंकि उस समय इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड में पहले नंबर की थी। इतने बढ़िया सामान वो लोग बनाते थे कि पूरे भारत दुनिया में उसकी मांग थी। लेकिन मशीनी सामान ने इस मांग को समाप्त कर दिया, और इसका रिजल्ट ये रहा कि भारत जहां पहले एक एक्सपोर्टर कंट्री होता था, अब वो एक नेट इंपोर्टर कंट्री बन गया। और इसी का विरोध हुआ 1857 में, जिसमें किसानों ने भाग लिया, किसानों ने जमकर उसमें हिस्सेदारी की, विद्रोह में। और जो वो एरिया जो भारत का सबसे समृद्ध एरिया माना जाता, वहीं वो विद्रोह आप देखेंगे उसे फैलता हुआ, जैसे अवध में खूब, अवध सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक होता था, तो यहां ही विद्रोह खूब फैला। अब 1860 के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। इस युग को हम लोग कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये क्या था, देखो, दुनिया भर से इंग्लैंड में पैसा जाके इकट्ठा होना शुरू हो गया 1813 के बाद में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले वहीं आई। अब इंग्लैंड में पैसा रखने की ही जगह नहीं रही। इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी, अब उसकी और कैपेसिटी नहीं थी अपने यहां कैपिटल को एब्जॉर्ब करने की। इतनी कैपिटल उनके यहां आ गई, इतना सोना चांदी इकट्ठा हो गया। अब उसके लिए वो क्या करें, तो अब अगर उनको आगे उस पैसे से कमाना था, उस पैसे से रीजनरेट करना था कुछ, तो फिर उनको निवेश करना पड़ेगा, किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे उन्हें ऊंची दरों पर ब्याज मिले, और उस ब्याज से वो लाभ कमाए। इसी को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं। भारत का वही पैसा जो पहले दो चरणों में इंग्लैंड गया, तीसरे चरण में इंग्लैंड से भारत आना शुरू हुआ। और आप देखोगे, इसीलिए 1860 के बाद भारत में कई बैंक खुले। 1860 के इंडियन काउंसिल एक्ट से भारत में बैंकिंग की शुरुआत हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जो पैसा था, अंग्रेज लोगों का जो निवेशक थे, वो भारत में लगने लगा। तो एक तो बैंकिंग सेक्टर में लगा, बड़े बड़े एग्रीकल्चर में लगा, बड़े बड़े फार्म हाउस और बागान उन लोगों ने खरीदे, रबर के बागान, चाय के बागान, कॉफी के बागान, और इन पर मोनोपोली उन्होंने स्थापित कर ली। ये सब शुरू हुआ। तो ये वाला जो इरा है 1860 के बाद से लेके, और विशेष तौर पर स्वदेशी आंदोलन तक का, 1905 तक का, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन एक सी चेंज लेके आता है इंडियन एटीट्यूड में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1860 से लेके 1905 तक का जो समय है, वो बेयर फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का समय है, वित्तीय पूंजीवाद का समय है, जिसमें भारत में पैसा लेके आया गया और यहां पर ऊंची दरों पर ब्याज कमाया गया।
इसी समय देखोगे आप भारत में रेलवे का विकास होता है। रेलवे में खूब बड़े लेवल पर सरकार ने ऊंची दरों पर पैसा उधार लिया इंग्लैंड से, बट इंडियन गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, और जिस पर निश्चित तौर पर गारंटी दी गई रिटर्न की, और 7 से 8% या 10% तक रिटर्न था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था। और वो रिटर्न कहां से जाना था? तो भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से जाना था। इसीलिए 1860 में, या शायद 61 में या 62 में, या 1860 में ही, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है अभी, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया। लोगों पर आयकर लगाया गया, लोगों पर आयकर लगाकर उनसे पैसा वसूल किया गया, और उस पैसे को वसूल करके ब्याज के रूप में फिर से इंग्लैंड पहुंचाया गया। तो जो पैसा इंग्लैंड से ऊंची ब्याज दरों पर भारत आया, वो फिर वापस टैक्स और ब्याज के रूप में फिर से इंग्लैंड पहुंच गया। तो आप देखोगे कि ये सबसे खतरनाक समय था। 1860 के बाद को अगर हम लोग देखें, तो ये कॉलोनियलिज्म का सबसे खराब, क्रूअल फेज थी ये, क्योंकि इसने लोगों को निचोड़ दिया बिल्कुल। तो ये 3 फेजेस हैं। आप देखोगे रेलवे में भी इसी समय हुआ, शिपिंग में इस समय इन्वेस्टमेंट हुआ, सड़कें भी इस समय बनाई गई, टेलीग्राफ में और टेलीफोन, इन सब में इसी समय इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ, सरकारी इन्वेस्टमेंट। और सरकार कहां से ले रही थी वो पैसा? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंग्लैंड से उधार ले रही थी, ऊंची ब्याज दरों पर। अच्छा, अब एक और बात बताइए, अगर उस निवेश को, वो जो निवेश कर रहा है कोई निवेशक इंग्लैंड से, कोई व्यापारी मान लीजिए, या कोई बैंकर, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस निवेश की? हाँ या ना बताओ। जी सर, होनी चाहिए। अब सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, तो सुरक्षा कैसे मिले? कानून बनाकर। तो मुझे बताओ, क्या 1860 के बाद भारत में कानूनों का दौर शुरू होगा या नहीं, लॉज बनाने का? और लॉज में यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, जिससे इन्वेस्टर्स को यह पता हो कि उनको कितना रिटर्न कहां से मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये इसी समय बने। ये वही पीरियड था। क्यों बनाए गए ये? जिससे इंडियन लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, और अगर कोई अंग्रेजों के पैसे को मारता है या कोई निवेशकों के पैसे को देने में आनाकानी करता है, तो फिर उसको दंडित किया जा सके। दंड देने के लिए क्या होगा? कानून होगा। इसीलिए ब्रिटिश कानूनों की शुरुआत होती है इंडिया में 1860 के बाद ही। दैट इज द कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे आगे। जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, और ये जनरल स्ट्रक्चर यहीं से शुरू होती है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फिर वो यहां आए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया, क्या उन्होंने फिर पॉलिसीज बनाई, है ना? ये सब इसमें शामिल है। क्या जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर है आपको? यस सर। लिख लें अब इसमें से कुछ कुछ बातें, इंपॉर्टेंट चीजें। देखो, लिखवाऊंगा तो मैं इसे लंबा चौड़ा, क्योंकि लंबा चौड़ा मुझे इसलिए लिखवाना है, आपको ये निचोड़ है, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इट इज द एसेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, इट इज द एसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके एक एक वर्ड को मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। ये पूरे कॉलोनियल कैरेक्टर को क्लियर करेगा आपको, है ना? कॉलोनियलिज्म का कैरेक्टर क्या था, ये उसको क्लियर करेगा। और यकीन मानना, अगर ये सब बातें समझ में आई आपको, और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी मैं चर्चा चर्चा करता चलूंगा, ये मोटे तौर पर समझाया है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रिटिश पॉलिसीज को समझने के लिए, तुरंत से याद होगा।
ठीक है, चलिए, तो हम लिखते हैं अब। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर हिंदी में, जिसको जिसमें लिखना हो वो उसमें लिख लें। अच्छा, आपने किसी ने मास्टर्स किया हिस्ट्री से? ग्रेजुएशन? अच्छा, अरे वाह। आप लोगों ने पढ़ा, मिला था आपको, पढ़ा है ये अब से पहले? रजनी जी, आपने? सर ऑब्जेक्टिव पेपर दिए थे ऑब्जेक्टिव? यूनिवर्सिटी में, इसमें मेरठ कॉलेज में ऑब्जेक्टिव भी तो हुए थे इस बार। अच्छा, ओके। नहीं, ये बुक्स वगैरह में मिला कहीं पे? नहीं सर। हम्म, चलिए, तो फिर इसको लिखिए आप। पहले समझते हैं, फिर इसको लिखते हैं। समझ तो हमने लगभग लिया है, लिखते हैं कुछ कुछ चीजें। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखना, भारत में अंग्रेजों के आगमन का प्रमुख उद्देश्य, भारत में अंग्रेजों के आगमन का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना था। अत्यधिक लाभ कमाना था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, द बेसिक ऑब्जेक्टिव द बेसिक ऑब्जेक्टिव of British traders in India was, of British traders in India was to gain maximum profit, to gain maximum profit। इस लाभ को कमाने के लिए, इस लाभ को कमाने के लिए उनके सामने, इस लाभ को कमाने के लिए उनके सामने दो रास्ते थे। दे हैव टू वेज, दे हैव टू वेज टू गेन, टू गेन this type of profit, this type of profit from India। ठीक है ना? पहला क्या था? मोनोपोली, ट्रेड पर मोनोपोली हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा बाजार में उतना ही कम लाभ हो जाएगा व्यापारी का, क्योंकि उसको डिस्काउंट पर बेचनी पड़ेंगी चीजें। और अगर मान लो एक ही व्यापारी है तो डिस्काउंट पर क्यों बेचेगा, वो तो प्रॉफिट पर बेचेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पर बेचेगा। तो फर्स्ट वाज टू एस्टैब्लिश मोनोपोलिस्टिक इन इंडिया, या मोनोपोलिस्टिक ट्रेड इन इंडिया। तो लिखिए सबसे पहला इसमें, व्यापारिक एकाधिकार की प्राप्ति, व्यापारिक एकाधिकार की प्राप्ति, टू गेन, टू गेन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा ये फिर आगे से क्या हो कि भाई इंग्लैंड से बहुत पैसा लाना पड़ता है भारत से सामान खरीदने के लिए, क्या करें, पैसा ही ना लाए वहां से। यहीं से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यहीं से पैसा मिलना शुरू हो जाए इंडिया से, तो क्या हो, यहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन करें और राज्य को जीत लें, जो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे उसी से सामान खरीद लेंगे। दूसरा ये था। तो सेकंड लिखिए, सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से, सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना।
टू गेन पॉलिटिकल राइट्स, टू अचीव या गेन जो भी लिखिए, टू गेन पॉलिटिकल राइट्स बाय मिलिट्री इंटरवेंशन। ठीक है ना, इससे रेवेन्यू आने लगेगा। अच्छा, अंग्रेजों ने ये प्रयास किए, मैंने आपको लिखवाया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है इनका ये प्रयास जो था सबसे पहला, ये 1697-98 के आसपास का है, जब औरंगजेब ने इनको मार के भगाया था कलकत्ता से, फुल्टा में जाके इन्होंने शरण ली, क्योंकि ये गलती ये समझ गए कि अभी इनकी समझने में समस्या हो गई कि मुगल राज्य जो है वो अभी कमजोर पड़ गया है, इनको ऐसा लगा, और इन्होंने विद्रोह कर दिया कलकत्ता में, अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ, उन्होंने इन्हें मारा। तो ये उचित समय नहीं था इन दोनों पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का, इन दोनों रास्तों को अपनाने का। इसलिए अंग्रेज सही समय का इंतजार करते रहे, और सही समय आया जब डेक्लिनेशन ऑफ मुगल्स की शुरुआत हो गई, डिक्लाइन करने लगे मुगल, फिर इन्होंने अपना वही रंग दिखाना शुरू किया जिसके लिए ये जाने जाते थे। तो लिखिए अब अगले पॉइंट में, उप, अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। परंतु उपरोक्त दोनों नीतियां परंतु उपरोक्त दोनों नीतियां सशक्त मुगल राज्य के अंतर्गत सशक्त मुगल राज्य के अंतर्गत संभव नहीं थी, सशक्त मुगल राज्य के अंतर्गत संभव नहीं थी। द अबव पॉलिसीज बट द अबव पॉलिसीज वर नॉट पॉसिबल अंडर पावरफुल मुगल स्टेट। अतः जैसे ही मुगल राज्य का विघटन शुरू हुआ, जैसे ही मुगल राज्य का विघटन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने उपरोक्त नीतियों को लागू किया। सो एज द मुगल स्टेट डिक्लाइन so as the Mughal state decline, Britishers execute these policies. Britishers execute these policies. ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। अब देखो मोनोपोली कैसे एस्टैब्लिश की। कार्नेटिक वॉर में फ्रांसीसियों को हरा दिया, और 1756 तक आते आते फ्रांसीसी की चुनौती समाप्त हो गई। शायद 58 है वो, 56 नहीं है, 1758 है, 58 है या 59।
हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब आई है। जी सर, आ रही है। अरे बाप रे, कब से नहीं आ रही है ये बताओ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। जी सर, आपने लिखवाया था आता जैसे ही मुगल राज्य का विघटन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने उपरोक्त नीतियों को लागू किया तब से। अरे तो मैसेज तो कर देना चाहिए था ना कि हमें आवाज नहीं आ रही है। सर आप लेफ्ट बिट और तो हो गए थे। मैं जानबूझ के फिर लेफ्ट किया अभी कि मैंने वो। अरे बाप रे, मैं तो आगे सर लिखवाता ड्राफ्ट चला जा मैसेज रहा था। डाल देते। सर ड्राफ्ट मैसेज डाला था, वॉइस नहीं आ रही। मुझे दिखाई नहीं, शायद मेरा नेटवर्क चले गए। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कि कहाँ से नहीं आया था। लास्ट पॉइंट क्या लिखा अंग्रेजी में बताओ। So, as the Mughal state declined, Britishers execute these policies. अच्छा, एग्जीक्यूट दीज पॉलिसीज। ओके, तो ये तो बहुत देर से नहीं आ रही है आपको आवाज मेरी। जी तो सर। लिखो। लिखो फिर, अगले पॉइंट से लिखो। अब हम लोग कार्नेटिक वॉर्स से देखते हैं इसे। देखो कार्नेटिक वॉर्स में क्या हुआ कि फ्रेंच को हरा दिया कार्नेटिक वॉर्स में। और बेदेरा के युद्ध में उन्होंने डचेस को हराया। तो यहां से वो शुरुआत हो जाती है फिर, क्योंकि मुगल डेक्लिनेशन यहीं से शुरू हो गया, तो मोनोपोली उन्होंने यहां स्टैब्लिश कर दी अपनी। तो लिखिए, अगले पॉइंट से लिखना। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौती को समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी चुनौती को समाप्त कर दिया। ब्रिटिशर्स एंडेड ब्रिटिशर्स एंडेड द फ्रेंच चैलेंज द फ्रेंच चैलेंज इन कार्नेटिक वॉर्स आफ्टर कार्नेटिक, हाँ, इन कार्नेटिक वॉर्स। इसी के साथ 1759 में इसी के साथ 1759 में बेदेरा के युद्ध में, बेदेरा, VEDERA, वेदेरा के युद्ध में वेदेरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया। सो या ऐसा लिखना, एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स डिफीट द डच इन 1759, एट द बैटल ऑफ बेदेरा, एट द बैटल ऑफ बेदेरा। ठीक है ना? तो रिजल्ट ये हुआ कि 1760 तक आते आते अब कोई चैलेंज उनके सामने ट्रेड लेवल पर नहीं रहा। फ्रांसीसी भी यहां से चले गए हार के, पौंडीचेरी तक सीमित हो गए। और डचों ने अपने आप को सीमित कर दिया इंडोनेशिया में। इंडिया छोड़ दिया अंग्रेजों के लिए। तो लिखिए, इस प्रकार 1760 तक आते आते भारतीय व्यापार पर भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हुआ। अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हुआ।
and so up to 1760 and so up to 1760 the monopoly of trade of Britishers established in India up to 1760 up to 1760। ठीक है ना? क्लियर है ये बात यहां तक? कोई परेशानी किसी को? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। अब देखो 1757 में अब दूसरे लेवल पर आते हैं। अब उनको चाहिए था पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी, है ना? तो 1757 में उन्होंने प्लासी में अंग्रेजों बंगाल के नवाबों को हराया और भारत में पॉलिटिकली एस्टैब्लिश हो गए। बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया प्लासी के बाद अंग्रेजों का। यहां से रेवेन्यू राइट्स भी मिल गए उनको 65 तक आते आते, प्लासी और बक्सर के बाद 64 तक आते आते। तो जो दोनों ऑब्जेक्टिव थे वो उनके कंप्लीट हुए। दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। बंगाल को जीत कर अंग्रेजों ने और जो वहां से उनको मिला उससे फिर उन्होंने एक बड़ी आर्मी एस्टैब्लिश की और उस आर्मी की सहायता से फिर हमने देखा कि उन्होंने एक्सपेंशन किया इंडिया में, अलग अलग क्षेत्रों को जीत लिया, पूरे भारत को फिर जीता। तो लिखिए अगले पॉइंट में अगले पॉइंट से लिखना, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के पश्चात विशेष तौर पर 1765 में हुई 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि से 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत में राजनीतिक शक्ति भी बन गए। अंग्रेज भारत में राजनीतिक शक्ति भी बन गए। ठीक है ना? क्योंकि इलाहाबाद की संधि से ही उनको वो रेवेन्यू राइट्स मिले थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू इकट्ठा करने के, बक्सर के बाद, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट था। इसलिए इलाहाबाद की संधि वो संधि मानी जाती है जब वो पॉलिटिकली, क्योंकि मुगल सम्राट ने की थी, वो मुगल सम्राट के साथ हुई, तो जब वो पॉलिटिकल पावर बने, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो अंग्रेजी में लिखिए इसे। एंड ऑल्सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर and also after the battle of Plassey and Buxar, and specifically by the Treaty of Allahabad in 1765, Britishers became a political power in India. Britishers became a political power in India. अब इसमें क्या हुआ इलाहाबाद की संधि में? हम लोगों ने ये पहले पढ़ा है। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए और वो रेवेन्यू वो खुद कलेक्ट करते थे। अब इसी रेवेन्यू से उन्होंने यहीं से सामान खरीद के और इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया।
दैट वाज द अल्टीमेट प्रॉफिट, क्योंकि वहां से कुछ नहीं लेके आना पड़ रहा था, यहीं से जा रहा था सब। तो ये फिर शुरुआत होती है अब यहां से फिर वाणिज्यवाद की, या मर्केंटलिज्म कहते हैं इसे, कॉमर्शलाइजेशन नहीं, मैंने शायद गलत वर्ड बोला, वो मर्केंटलिज्म कहते हैं, द इरा ऑफ मर्केंटलिज्म, है ना, या कॉलोनियल मर्केंटलिज्म भी कहते हैं इसे, वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद। तो वाणिज्यवाद क्या होता है, विशेष तौर पर मर्केंटलिज्म एक विचारधारा है ना, जो बेसिकली एडम स्मिथ ने उसको खूब प्रमोट भी किया था। उसने ये कहा स्पेशली कि अगर आपको किसी देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट कम करिए, है ना, तो लाभ होगा। तो यही किया गया, भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया, इंपोर्ट कम से कम किया गया बाहर से यहाँ पे। और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी भारतीय पैसे से ही कर रहे थे, खरीद के सामान को। वो बात अलग है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर नहीं थी ना भारतीयों के हाथ में। तो आप लिखिए इसमें, 1765 की संधि से 1765 की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में राजस्व के अधिकार प्राप्त हुए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में राजस्व के अधिकार प्राप्त हुए। ब्रिटिशर्स गॉट ब्रिटिशर्स गॉट द रेवेन्यू राइट्स द रेवेन्यू राइट्स by the Treaty of Allahabad, by the Treaty of Allahabad in Bengal, Bihar and Odisha। अब कंपनी ने वसूले गए राजस्व से ही वसूले गए राजस्व से ही भारतीय सामानों को खरीदकर भारतीय सामानों को खरीदकर यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। यूरोप में, यूरोप एवं अन्य स्थानों पर, ऐसा लिखिए, यूरोप एवं अन्य स्थानों पर ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। सो नाउ कंपनी परचेज इंडियन गुड्स। सो नाउ कंपनी स्टार्ट लिखना, सो नाउ कंपनी स्टार्टेड टू परचेज इंडियन गुड्स by this amount by this amount and sold them on higher prices in Europe and abroad, in Europe and abroad। ठीक है ना, और इसी से खूब लाभ हुआ। अल्टीमेट प्रॉफिट इसी को हम लोग कहेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं जा रहा है घर से। तो लिखिए, इस प्रकार इस व्यापार से कंपनी को इस प्रकार इस व्यापार से कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ, अधिकतम लाभ हुआ। सो कंपनी अचीव
So company achieve maximum profit by this trade. ठीक है ना? एक हमारी ये बात कंप्लीट हो गई यहां तक। अब इसमें एक छोटा सा हेडिंग डालिए, है ना? इसको हम लोग करेंगे कल, फेजेस में बांट लेते हैं। जैसा कि अब ये फेजेस में भी कुछ बड़े हिस्टोरियंस ने बांटा, जैसे कार्ल मार्क्स ने बांटा। मार्क्स ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को फेजेस में बांटा, और रजनीपाम दत्त ने बांटा, जो उस समय के बहुत बड़े इकोनॉमिक क्रिटिक थे। उन्होंने बुक भी लिखी इंडिया टुडे, उसमें ही इन्होंने ये सब इसको फेजेस में बांट के लिखा भी है। तो आप एक छोटा हेडिंग डालिए इसमें। एक तो कल उपनिवेशवाद को समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, और फिर उसकी फेजेस क्या क्या है इंडिया में ये समझेंगे। तो लिखिए इसमें छोटा हेडिंग, उपनिवेशवाद एवं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, एवं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, कैपिटलिज्म, सॉरी कॉलोनियलिज्म and various phases of British colonialism in India. Various phases of British colonialism in India. ठीक है ना? क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. तो चलिए इसको यहां तक करते हैं, और कल करेंगे इसको, उपनिवेशवाद देख लेंगे, उसके फेजेस देखेंगे, ये डिफाइन करेंगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो।